हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगास चलिए, एकदम मस्त रही, बिंदास रही, झक्कास रही है। चलो, आज का जो टॉपिक है भैया वो शुरू करने वाले वो क्या है? वाटसन और क्रिक मॉडल या डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल या बोल डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना। ठीक है भैया, तो आज डीएनए की संरचना पढ़ने वाले हैं या बोल सकते हैं वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो वाटसन और क्रिक मॉडल ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वाटसन और क्रिक मॉडल या बोल सकते हो वाटसन और क्रिक प्रतिरूप। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो चलो टॉपिक क्या हमारा भाई, सुनिएगा ध्यान से। क्या? वाटसन एवं क्रिक प्रतिरूप। इस प्रतिरूप को मॉडल भी कहते हैं। मॉडल ये बोलते हो वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये आपकी हैगी भैया हेडिंग, ये हो गया आपका टॉपिक। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, वाटसन और क्रिक मॉडल। तो जो वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है इसी को हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना भाई, वाटसन क्रिक मॉडल क्या है। तो इसमें क्या बोलता है भाई, सुनना जरा सा। बोलता है विल्किंस एवं फ्रैंकलिन द्वारा, हाँ, जीवों में भिन्न भिन्न होता है, जीवों में भिन्न भिन्न होता है, ये हो गया भाई कंप्लीट। ओके, अब एक बार सुनते हैं भाई, फिर सुनते हैं फटाफट क्या कह रहा है। एक बार ध्यान सुनिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कह रहा भैया वाटसन एवं क्रिक प्रतिरूप या फिर मॉडल बोल सकते हैं। ठीक भैया, आप ध्यान सुनिए, इसमें हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है। कह रहा है वैज्ञानिक विल्किंस एवं फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये विल्किंस है भैया और ये फ्रैंकलिन है, द्वारा दिए गए एक्स-रे विवर्तन के अनुसार या विवर्तन के आधार पर, कह रहा भैया विल्किंस एवं फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्स-रे विवर्तन के आधार पर वैज्ञानिक कौन है भैया? ये वाटसन, जेडी वाटसन भी कहते हैं, जेडी वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक जेडी वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक ने सन 1953 में डीएनए की संरचना का त्रिविम प्रतिरूप यानी बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहते हैं। अब देखिए, जिसके लिए इन्हें किसको? वाटसन और क्रिक को सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक भाई, अब फिर एक बार समझो फटाक से। अब देखो इसमें कह रहा है, आप इतने ध्यान दीजिए कि जो वाटसन और क्रिक थे, ये दो लोग क्या किए भैया? विल्किंस एवं फ्रैंकलिन, इन दोनों ने जो क्या किया था भैया? एक्स-रे विवर्तन किया था। इन्हीं के आधार पे क्या हुआ, वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में डीएनए की संरचना का एक 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए इन्हें क्या हुआ भैया? जिसके लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक भाई, अब देखिएगा इस मॉडल की विशेषताएं, एक हेडिंग बनाइएगा, इस मॉडल की विशेषताएं। किस मॉडल की भैया? इस मॉडल की विशेषताएं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है में, डीएनए अणु न्यूक्लियोटाइडों की 2 लंबी श्रृंखलाओं का बना होता है। भाई जो डीएनए अणु होता है 2 लंबी श्रृंखलाओं का बना होता है, 2 लंबी न्यूक्लियोटाइड या बोल सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दूसरा पॉइंट जो क्या बोल रहा है भाई कि प्रत्येक श्रृंखला डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जिसे हम लोग बोलते हैं एस शुगर के नाम से, आप डीऑक्सीराइबोस शर्करा को एस से लिख सकते हो,
तथा फास्फेट समूह जिसे पी फास्फेट समूह के क्रमागत अणुओं से बनी होती है। फास्फेट समूह के क्रमागत अणुओं से बनी होती है। ठीक भाई, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो भाई, इसमें जो होता है, इसमें जो डीएनए अणु है वो क्या होता है 3' से 5' की ओर होता है। अभी इसके आगे हम बात करेंगे। हाँ, तो अगला पॉइंट देखो भैया, कह रहा है दोनों समांतर श्रृंखलाओं जो दोनों भैया दोनों समांतर श्रृंखलाओं जो यस मतलब डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा या शुगर कह सकते हो, अणुओं के बीच स्थित नाइट्रोजन क्षार अणु परस्पर कड़ियों में जुड़े होते हैं। ओके भैया, आगे देखो, ए फॉर क्या होता है एडेनिन, ए फॉर क्या होता है भैया एडेनिन एवं थाइमिन, टी फॉर थाइमिन, एडेनिन एवं थाइमिन के अणु परस्पर दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और जी फॉर ग्वानिन व साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन के बारे में मैं बात इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप वहां अगर नहीं समझ में आ रहा है वहां जाके वीडियो देख लीजिएगा पिछला वाला, इसके बारे में एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो जी फॉर क्या ग्वानिन या सी फॉर साइटोसिन के अणु परस्पर तीन हाइड्रोजन बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंधु द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक भैया, आगे देखते हैं। और एडेनिन और थाइमिन एवं ग्वानिन और साइटोसिन के अणु अनुपात में बराबर होते हैं। एडेनिन और थाइमिन अणु ग्वानिन और साइटोसिन के अणु अनुपात में बराबर होते हैं। और जो क्या कहता है भैया इस मॉडल के अनुसार डीएनए की श्रृंखलाओं में एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इनका कोई भी निश्चित क्रम होता ही नहीं है। ठीक भाई, अगला पॉइंट देखो, कह रहा ए प्लस टी, ए मतलब होगा भैया एडेनिन और टी मतलब होगा थाइमिन, ए प्लस टी तथा जी मतलब ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन। तो जी प्लस सी का अनुपात विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है, यह मॉडल कहता है। अब इस मॉडल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बोर्ड में बनाना है आपको। तो जब बोर्ड एग्जाम में आएगा वाटसन और क्रिक मॉडल को प्रस्तुत कीजिए तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। इसमें मैंने 7 लिख दिया, आप 5 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 7 लिखा है, आपको जो 4 या 5 जो अच्छा लगे इसमें से नोट कर लीजिए। ठीक भैया, नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान सुनिए, ये तो हो गया लिखने वाली बात, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि भैया वाटसन और क्रिक मॉडल को प्रस्तुत कीजिए या उसका संरचना बनाइए, डायग्राम बनाइए, कुछ भी आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे इससे कॉपी आपकी और सुंदर लगेगी और नंबर पूरा भरपूर मिलेगा। इसके आगे आते हैं भाई इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। हो गया भैया स्क्रीनशॉट। चलो आगे समझते हैं। आपको कुछ चीज़ जाननी होगी भाई, पहले कुछ चीज़ें पकड़िए ध्यान से। देखो आपको पता है पहले डीएनए में बताया कि 3' से 5' की ओर होता है। कैसे मालूम चला डीएनए 3' से 5' की ओर होता है? ये 3' क्या है, 5' क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। 3' क्या है, पहली बात ध्यान सुनिएगा। पहले आपको बताएंगे यहाँ पे पेंटोस शर्करा के बारे में, जिसके बारे में पहले मैं कई बार बात कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान सुनिएगा। ये क्या है, पेंटोस शर्करा का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, फिलहाल ठीक ही है, हटाओ, बढ़िया है जो है। यहाँ है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, कार्बन और इधर भी होगा कार्बन। ठीक है, यहाँ होगा हाइड्रोजन, इधर होगा OH, इधर भी होगा H, इधर होगा H, इधर होगा OH, इधर होगा H, इधर भी होगा H। ये पेंटोस शर्करा है, ये आप शुगर भी कह सकते हो, केवल शुगर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान सुनना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा किसका भाई, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। आप एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन कुछ भी यहाँ बना सकते हो। ठीक भाई, बस मैं बता रहा हूँ नॉर्मली ऐसे ही।
ठीक है, ये बन गया। यहाँ होगा नाइट्रोजन, यहाँ भी होगा नाइट्रोजन। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप इसे कई बार मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, तो आप अगर पढ़े होंगे, अच्छे से याद किए होंगे, रिवीजन किए होंगे तो आपको आ जाएगा। नहीं तो भाई बहुत मुश्किल है समझ में आपको आए, इसलिए कहता हूँ बार बार थोड़ा पढ़ते रहें मन लगाकर, ठीक है। ये क्या है? एडेनिन है। ये किसका स्ट्रक्चर है? एडेनिन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये शर्करा है। शर्करा मतलब शुगर है, ठीक है। ये शर्करा है, शुगर है, और ये एडेनिन है। ये दोनों एच, यहाँ से OH और H मिलके पानी बना देते हैं। यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये तो पता है। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे क्या होता है? OH, यहाँ से होता है पेंटोस शर्करा, ध्यान सुनना। ये हो गया फास्फेट समूह, सॉरी फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह, ये OH है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो OH है, अब इसका जो OH है और इसका H, ये दोनों मिले क्या बना देंगे? पानी। पानी बन के निकल गया बाहर। अब यहाँ से मैं कुछ बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, अब यहाँ सुनना ध्यान से। ये CH2 है, मैं थोड़ा से लेता हूँ दूसरा कलर ताकि दिखे, नहीं तो दिखेगा ही नहीं ठीक से। यहाँ देखो भैया CH2OH है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। दिख रहा है आपको ठीक से। अब नीचे OH तो है, आपको पता ही है, OH है यहाँ पे क्या है? H है, इसके ऊपर क्या है? H है, इसके ऊपर H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और यहाँ भी क्या है? H है। ध्यान सुनना। अब नीचे आपको दिख रहा है, चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे नीचे इस वाले कार्बन से क्या है? AH है, OH है, इस वाले कार्बन से AH है। अब ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, मैं यहाँ पे कुछ क्या बताने वाला हूँ आपको। अब इसका जो H है, इसके OH के साथ पानी बना के बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ, अब देखो, ये जो OH है इसके साथ एक और नाइट्रोजन छाड़ जुड़ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एडेनिन है, तब की बार ले लेता हूँ गुआनिन के बारे में। चलो लेता हूँ गुआनिन, थोड़ा बदल देता हूँ। ये मान लो कोई गुआनिन है, ये स्ट्रक्चर है किसका? गुआनिन का। इसमें होता है नाइट्रोजन, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ होगा और यहाँ होता है। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड्स और रहता है, और यहाँ पे होगा NH2, ठीक भैया। यहाँ पे होगा H, यहाँ भी होगा H, और यहाँ भी होगा H। तो इसका H और इसका OH क्या बनाएगा भैया? पानी बना देगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सब बता चुके हैं। अब मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, इसे मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनना जरा से। यहाँ सबसे मेन वाली पॉइंट क्या, मैं आपको 3 और 5 बताने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ। अब ये क्या है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये गुआनिन का, G4, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। ये पहला कार्बन है, पहले वाले कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है एडेनिन, जहाँ का बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस कार्बन के? पहले कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से क्या जुड़ा हुआ भैया? एडेनिन समूह जुड़ा हुआ है। और दूसरा कार्बन हमारा ये है, और तीसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, फास्फेट समूह किस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है? क्या फास्फेट समूह पहले कार्बन जुड़ा हुआ है कि दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है कि तीसरे वाले कार्बन से? क्या तीसरे वाले कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है? हाँ, तीसरे वाले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ हमारा? फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है भाई। तीसरे वाले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ भाई? फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। किससे भैया? तीसरे नंबर कार्बन वाले से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। अब ध्यान रखो, इसमें हो गया ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें ध्यान सुनना मेरी बात को। इसमें 1 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 कार्बन, या बोल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ध्यान सुनना भाई, ये है 5 कार्बन। अब देखो, इसमें 5 कार्बन के तीसरे नंबर वाले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट समूह। इसमें देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, पांचवें वाले कार्बन के OH समूह से क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट समूह। तो 3 नंबर से जुड़ा हुआ है भाई, देखो ध्यान से, 3 नंबर से जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह, इसलिए 3 और देखो 1 2 3 4 पांचवें नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है क्या? फास्फेट समूह। इसे बोलते हैं 3 से लेकर 5।
इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी सी बात बताने के लिए इतना सब बनाना पड़ा हमें। 3 डैश क्या है, 5 डैश क्या है, ये समझ में आया ना भैया। 3 नंबर वाले कार्बन परमाणु से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डैश, और 5 नंबर वाले कार्बन परमाणु से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है इसलिए हो गया 5 डैश। इसलिए डीएनए क्या होता है 5 डैश से, तो सॉरी 3 डैश से 5 डैश की होता है। अब इसी तरह यहाँ पर, अरे यार, अब इसी तरह ध्यान रखना, इसी तरह यहाँ आगे फिर बनाएंगे फास्फेट समूह, उसके बाद यहाँ पे ग्वानिन जोड़ा है, फिर जोड़ूंगा साइटोसिन, फिर थायमिन, ऐसे जुड़ते 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 पूरा क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आपको पता है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? अरे भाई देखो, अगर मान लो कि ये नाइट्रोजनी क्षार होता है और प्लस शर्करा डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड। बता चुका हूँ। अब ऐसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जिसे यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, ग्वानिन जुड़ गया, फिर इस तरह यहाँ नीचे आएगा फास्फेट समूह जुड़ेगा, फास्फेट समूह नीचे आएगा, फिर उसके बाद एक आएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, उसके बाद फिर ग्वानिन है, आगे बार साइटोसिन जुड़ जाएगा। यानी एक बार एडेनिन, एक बार ग्वानिन, एक बार साइटोसिन, एक बार थायमिन, ऐसे जुड़ते जुड़ते चला जाएगा। ये दोनों सेम रहेंगे, एक बार इसे लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे, उसके बाद एडेनिन लिखे थे, ग्वानिन भी लिख दिए, और उसके बाद फिर हम शर्करा बनाएंगे, उसके बाद फिर शर्करा से क्या जोड़ेंगे, साइटोसिन। ठीक है, इस तरह जुड़ते जुड़ते चला जाएगा। इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, 3 डैश 5 डैश। एक चीज़ ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है क्या है, दिख रहा है घरनुमा, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे भी, ये शर्करा दिख रहा है, क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, शर्करा लिख सकते हैं। अरे भाई देखो, ये वाला और ये वाला ऐसे तो दिख रहा है ना भाई, घर के नुमा, चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा भैया, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा भैया, एडेनिन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन, और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ भैया, ग्वानिन, ये जुड़ा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे 1 कार्बन था, 2 कार्बन था, 3 कार्बन था, 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा था फास्फेट समूह। अब इसमें देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, 5 नंबर वाले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट समूह। जोड़ दो ऐसे ना, एक ही फास्फेट इससे 3 जुड़ा हुआ है और इससे 5 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे। फिर 3 नंबर पे आएगा फास्फेट समूह, फिर यहाँ जुड़ेगा किससे भाई, ऐसे शर्करा से, ऐसे बार बार यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा जुड़ते जुड़ते, समझ जाओगे ना भाई। अब मैं बार बार मैं इसे बनाऊंगा घरनुमा, इसे बनाऊंगा, इसे बनाऊंगा, इसे बनाऊंगा, चलेगा, कोई दिक्कत किसी को? इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे होते हैं, लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाक से हो गया भैया स्क्रीनशॉट। चले आगे, चलो देखते हैं आगे। तो भैया आपको मैं बता चुका हूँ ना, आप ध्यान सुनना। तो मैंने कहा देखो एस को ऐसे लिखेंगे, ये है शर्करा आपका, फिर ऐसे एक लिखेंगे, ये हो गया शर्करा, ये हो गया शर्करा, ये हो गया शर्करा भाई। ठीक है, ये ऐसे करके आपको बनाना है। ठीक है, दिख रहा है भाई शर्करा को? चलो बस करते हैं, इतना लंबा बहुत है। ये मतलब शर्करा के पॉइंट, ये सारे क्या है, शर्करा है। क्या भैया, शर्करा, शुगर है, या फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा बोल सकते हो, ये सब शर्करा है। ओके, आपको पता है शर्करा जो है, शर्करा जुड़ा होता है किससे भैया, फास्फेट समूह से। तो जो फास्फेट समूह यहाँ पर रहेगा, फास्फेट समूह यहाँ रहेगा, बता रहा हूँ अभी तो सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मली, अभी जोड़ता हूँ, क्या जोड़ना है, ये देखो। अब मेरी बात सुनना जरा सा, यहाँ पे 1 कार्बन रहेगा, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, आगे क्या होगा, 5 कार्बन यहाँ होता है। यहाँ भी होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अगर आगे जाएंगे तो 5 कार्बन। ये मान लो ये यहाँ पे गए हम, यहाँ पे मान लेते हैं, लिख दूँ क्या, यहाँ पे CH तो बाहर निकल गया था, ये जुड़ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका 5वां कार्बन जाएगा, कभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5वां कार्बन दिख जाएगा। ठीक से, बहुत हल्का छोटा लिखे हैं, 5वां कार्बन है,
समझ जाना, ठीक है। बस समझा दिया हूँ आखिर में, इतना तो समझ सकते हो आप लोग, दिमाग तो है ही आप लोग के पास। 3 नंबर जुड़ेगा, फिर यहाँ जुड़ेगा भैया CH2 से, ऐसे समझ जाओगे ना CH2 कि डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन एक डॉट बना दे रहा हूँ, समझ जाना, कार्बन है और 2 H हैं, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्टली डॉट बना दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है और 2 H है। ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पर है 2 H है, तो ये जुड़ जाएगा इससे। फिर यहाँ देखो जुड़ जाएगा इससे, फिर जुड़ जाएगा ऐसे, तो ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा ना भाई, ऐसे जुड़ता हुआ चाहे नीचे होगा पी की ओर जगह, ठीक है। अब जुड़ जाएगा ऐसे। आप ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा 3 डैश हो जाएगा ना भैया, ऊपर से क्या 3 डैश आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ से देखो, ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है क्या, फास्फेट समूह। 3 नंबर वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह, इसलिए 3 डैश, और नीचे आएगा तो 5 डैश। भाई नीचे 5 डैश है, ये देखो, ये नीचे 5 डैश, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा, यहाँ पे 5 डैश, ओके। अब इस प्रकार से देखो, अब इसी जस्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बताया ना एडेनिन होता है, क्या होता है भाई एडेनिन, एडेनिन, तो यहाँ पे क्या होगा थाइमीन, यहाँ क्या होगा गुआनिन, यहाँ क्या होगा भाई साइटोसिन। फिर वही बात, यहाँ कुछ भी पढ़ सकते हो एडेनिन, चाहे यहाँ थाइमीन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थाइमीन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब इससे जस्ट क्या होता उल्टा। अब देखो इसको ऐसे बना लो, ऐसे करके, ठीक है भैया, ये ऐसे करके, ये हो गया भाई आपका, ये हो गया क्लियर, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब ध्यान देना, ये तो बन गया ना भैया, तो ये भी शर्करा है, ये भी शर्करा है, ये भी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, सब डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। अब ध्यान सुनना, यहाँ ए है, तो ए के साथ कौन जुड़ता है भाई, ए के साथ टी जुड़ता है, यानी थाइमिन जुड़ता है, और टी के साथ क्या जुड़ेगा, ए ही जुड़ेगा, और जी के साथ क्या जुड़ेगा भाई, सी जुड़ेगा, और सी के साथ जी जुड़ेगा, और ए के साथ टी, और टी के साथ ए, ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है भाई कि एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, अब आगे आएंगे तो 5 नंबर कार्बन। यहाँ मान लो एक डॉट है, ये क्या है 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन है, ठीक है भैया। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह, अरे यार लो, फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, ठीक भाई। अब ध्यान सुनना, ये जुड़ा हुआ है ना। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ 5 नंबर वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह, यहाँ काउंट कर लेते हैं, एक बार इधर भी काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4, आगे आएंगे तो 5 नंबर कार्बन के, और आगे तो भैया पहले मैं सबको लिख ही दे रहा हूँ, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो फिर से ठीक है। अब देखो यहाँ के 5वें कार्बन जुड़ा हुआ फास्फेट समूह, और यहाँ के तीसरे कार्बन से, यहाँ के 5वें कार्बन से, फिर तीसरे कार्बन से, फिर 5वें कार्बन से, फिर तीसरे कार्बन से, फिर 5वें कार्बन से, फिर तीसरे कार्बन से, फिर 5वें कार्बन से, ऐसे हमारा क्या जुड़ेगा भैया फास्फेट समूह। अरे भैया काउंट कर लो, भैया काउंट कर लो, लो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, यहाँ 5 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन है, फिर 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है ना। अब देखो ऊपर से कैसे आ रहा है, ऊपर से देखो 5 डैश, 5वें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह, तो ये हो जाएगा 5 डैश, देखो भाई 5 डैश। तो भैया देखो, ये देखो यहाँ से क्या है 3 नंबर कार्बन पे है, तो यहाँ से जाएगा भैया ये ऊपर जाएगा, मान लो 5 डैश से
3 डैश की ओर आ रहा है, ठीक है, 5 डैश से 3 डैश की ओर, या 3 डैश से 5 डैश की ओर जा रहा है, इस तरह का हो गया। अब आपको ये तो पता है ना, इन दोनों के बीच एडेनिन और थायमिन के बीच होता है डबल बॉन्ड, और एडेनिन थायमिन के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये तो मैं बता चुका हूँ ना पहले ही वीडियो में। तो आप देखो साइटोसिन है ग्वानिन है, इनके बीच भी क्या होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके बीच भी क्या होगा डबल हाइड्रोजन बीच, ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, टी और ए के बीच डबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इस सारे बॉन्ड क्या हैं, इस सारे इन बॉन्डों का नाम क्या है, इस वाले बॉन्ड का नाम क्या है भाई, ठीक है, और इस वाले बॉन्ड, इससे हम बोलते हैं यच बंध। यच बंध का मतलब क्या होता है, यच बंध का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन बंध। जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ना सब, ये सारे बॉन्ड कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ ए जुड़ा हुआ ना ए, इसे हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक, देख रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या भैया ग्लाइकोसिडिक बंध, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बंध है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बंध है, और बीच वाला क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ध्यान रखना एक न्यूक्लियोटाइड तथा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या होता है फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। क्या होता है भाई, जैसे मान लो मेरे पास है, सपोज दैट, सिर्फ सुनना ध्यान से, मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड, और हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड और है, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में कौन से बॉन्ड भैया, तो बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर बंध। और देखते भैया ये कौन सा बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर बंध। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब ध्यान रखना, मैं लिख दूं कहीं पर, दिख रहा है ठीक से, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये वाला या ये वाला, इन बॉन्डों का नाम क्या है फास्फोडाइएस्टर। क्या नाम भैया, मैं लिख दूँ यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन भैया, फास्फोडाइएस्टर बंध। ये सब कौन से बॉन्ड है, ये सब जो आप पी के साथ बने हुए हैं, फास्फोडाइएस्टर, दो बॉन्ड है ना, एक दो, इसलिए फास्फोडाइएस्टर बंध। इसमें कितने बंद हो गए, 3 बंद हो गए। पहला है कि शर्करा से जब एडेनिन जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं, ठीक भैया। और दोनों ये एक रज्जुक है, ये दो रज्जुक, मतलब ये भी एक पॉलिन, ये भी क्या है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ये भी क्या है एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अरे भाई इतनी बात तो पता है ना यार, कि देखो हमने बताया था, बता चुका हूँ भैया, कि शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार और प्लस क्या हो फास्फेट समूह, ये दोनों मिल जाते क्या बन जाता है एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है ना। अब ध्यान देखो यहाँ पे शर्करा भी है, थायमिन भी है और फास्फेट समूह भी है, तो यहाँ से यहाँ तक की श्रृंखला क्या हो जाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड। और देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 3 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे 4, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे 5 न्यूक्लियोटाइड, 6 न्यूक्लियोटाइड। बात सुना रही है। तो इस तरह से कह रहा है भैया, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें 3 बंध हो गया। फिर से बात सुन लो भैया, ये जो शर्करा है जब नाइट्रोजनी क्षार यानी एडेनिन से या थायमिन से या ग्वानिन से या साइटोसिन से किसी से जुड़ता है, पेंटोस शर्करा या डीऑक्सीराइबोस शर्करा, किसी भी नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ता है तो वहाँ ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो वहाँ होता है फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। और 2 नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और डीएनए स्थायी क्यों होता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन बंध के कारण। डीएनए स्थायी होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। लेकिन आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको बनाना क्या है अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना है मेरी बात को, ठीक है। इतने स्क्रीनशॉट लो, बस इसे जस्ट पर बनाऊंगा। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट लो, तो इसके आगे बताऊँ आगे, तुरंत लीजिए फटाक से, ले लीजिए। हो गया भाई, चलो देखो इसे बताता हूँ मैं फटाफट। अब दिखाता हूँ आपको कैसे बॉन्ड बनता है यहाँ पर। अब देखो जो आपको डायग्राम बनाना है बोर्ड एग्जाम में, उसे कैसे बनाना है, ठीक है भाई।
अब ध्यान सुनना मेरी बात को, किस तरह बनाओगे बोर्ड एग्जाम में, फटाफट देखना। अब देखो भाई, एक ऐसे अच्छ खींचना है, खटाक से एक अच्छ लेना है, इसे एक अच्छ खींचना और यहाँ से शुरू करना डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे करके बन जाएगा सबका। अब ध्यान सुनना, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, बना लोगे, नहीं देखोगे भैया तो बना नहीं पाओगे। अच्छे से चारों ओर घूमा रहता है डीएनए हमारा, इस तरह घूमा रहेगा, ये अच्छा हो गया, ठीक भाई। अब ध्यान सुनना, इसको कैसे बनाएंगे, ये यहाँ थोड़ा राउंड कर देना, हल्का सा घुमा देना हल्का सा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो भाई, कुछ इस तरह से डीएनए हमारा बनेगा, ये देखो ऐसे करके। आप भी चाहे तो वीडियो को पॉज करके बनाते रहो भाई, ये देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये देखो बन गया ना, ये बन गया भाई। इसी प्रकार ये भी बनेगा, ये देखो ऐसे, ऐसे बना लोगे, चलो बना लो फटाक से, ये मेरा बन गया। तो एक अक्ष के चारों ओर हमारा डीएनए घूमा रहता है, एक अक्ष के चारों ओर हमारा डीएनए घूमा रहता है। अब मेरी बात सुनो जरा सा, जो डीएनए की लंबाई होती है, डीएनए की लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई की मैं बात कर लूँ, डीएनए कितने चौड़ा होता है भाई, डीएनए की चौड़ाई क्या होती है, तो बोल सकते हैं डीएनए की चौड़ाई होती है, मेरे लाल, मेरे बबुआ, मेरे सोना, मेरे चांदी, सुनो ध्यान से, 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई होती है। डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, और इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, इसकी लंबाई होती है कितना, बोल भैया बोल बोल बोल, कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है भैया, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक भैया। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार मान लो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, फिर ए है, यहाँ पे टी है, और जी है, यहाँ पे सी है। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, आपको ये तो पता ही है ना कि एडेनिन और थायमिन जो होता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कितने भैया, 2। और ग्वानिन साइटोसिन ये कितने भैया, 3 से जुड़े होते हैं, 3 बॉन्ड से। और एडेनिन और थायमिन जुड़े भैया डबल बॉन्ड से। ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना। अब ध्यान सुनना, एक चीज़ ध्यान सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा गौर करना भाई मेरी बात को, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, इसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान देना है। अब एक चीज़ देखना भाई कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, इसी प्रकार इसमें भरा जाएगा, इसी प्रकार इसे भर देना, आराम से ऐसे करके भर लोगे ना, तब भर लेना, कुछ भी भर दे, कुछ भी, इसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, जैसे इच्छा हो वैसे भर देना, ए टी जी सी आगे पीछे करके भर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई क्रम निश्चित नहीं है, अभी लिखवाने से कोई क्रम निश्चित नहीं होता। अब ध्यान सुनना, इसके देखो, ये जो एक नाइट्रोजन क्षार है और दूसरे नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन क्षार तथा दूसरे नाइट्रोजनी क्षार की जो बीच की दूरी होती है, उससे हम लोग बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 नाइट्रोजनी क्षार की बीच दूरी कितना होती है भाई, मैं लिख दूँ यहाँ बाहर, 3.4 एंगस्ट्रॉम, इतना होता है, ठीक भाई। यहाँ था बहुत छोटा था, समझ जाना। इन दोनों की बीच दूरी कितनी होती है, एक नाइट्रोजन क्षार तथा दूसरे नाइट्रोजन क्षार की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम बीच की दूरी होती है। अब सुनो, एक कुंडलन जो है, एक कुंडल यहाँ से लेकर, मैं बता दूँ कहाँ से, इधर देख लो, एक कुंडल लेकर ये कुंडल, ये 2 कुंडल, 2 ही कुंडल तो है। अब एक कुंडल देखो यहाँ से और यहाँ से, एक कुंडल तथा दोनों कुंडल की बीच दूरी होती है 10 एंगस्ट्रॉम, दोनों कुंडल की बीच दूरी 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भैया। अब इसको वैसे भर लेना भाई, फटाफट ऐसे भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे से भर देना, ऐसे करके ये बन गया डीएनए। इसको पूरा भर देना साए साए अच्छे से,
ऐसे भर देना, नहीं पूरा खाली छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बाकी भर दो अच्छा है। ठीक है, मैं तो भर दिया। इसी प्रकार सब में भरे जाएंगे, जैसे यहाँ भरा ITG इसी से भर देना। ठीक है भाई। यू गेट DNA। DNA की लंबाई कितनी थी 34 एंगस्ट्राम, चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम, 2 कुंडल की बीच दूरी 10 एंगस्ट्राम और 1 नाइट्रोजन क्षार तथा दूसरे नाइट्रोजन क्षार की बीच दूरी कितनी होती है भैया 3.4 एंगस्ट्राम होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो श्रृंखला दिख रही है, जो लंबी लंबी श्रृंखला दिख रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नुमा, ये देखो ना तिरछा, यहाँ से घूमा है फिर ऐसे घूमा, देखो ऐसे घूमा, कैसे घूमा हुआ है, इसकी शॉट ले लिए हो ना, इसकी शॉट देखो ऐसे घूमा ना, यहाँ से देखो बॉन्ड आया, फिर यहाँ से बॉन्ड ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे से आया ना, तो लहराया हुआ है सांप की तरह, इसलिए ये भी लहराया हुआ है। यहाँ पे जो लाइन ये रज्जुक है, ये रज्जुक यहाँ जो ऐसे से आया ना, यही क्या है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, सॉरी क्या बोलते हैं यार, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब देखो यहाँ शर्करा से क्या जुड़ा हुआ एडेनिन, तो जहाँ जहाँ एडेनिन है, ग्वानिन है और क्या ये एडेनिन है और साइटोसिन है, जहाँ जहाँ है वहाँ जानते हो क्या होगा शर्करा यस होगा, बाकी बीच में पी होगा। चाहे तो ऐसे लिख लो, आपको इस तरह बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो भैया, लो बना लो, मैं लिख दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ ए है वहाँ एस होगा, जहाँ जहाँ जी है वहाँ भी एस होगा, जहाँ ए है एस, जहाँ जी है एस, इस तरह भी वही होगा सेम चीज़ एस। यहाँ भी क्या होगा एस मतलब शुगर है ना, यस, यहाँ भी क्या होगा यस। अब इसके बीच में क्या होगा पी भर दो, इसके बीच में क्या होगा पी होगा, क्योंकि भैया हमें देखो यस यस किस जुड़े हुए पी से, तो यानी एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी ना, तो जैसे ना एस पी एस पी एस पी एस पी, तो भैया यहाँ होगा पी, यहाँ भी क्या होगा पी, यहाँ भी क्या होगा पी, हर बार एस के बाद पी, एस के बाद पी। ठीक भैया, तो मैं लिख दे रहा हूँ लाल वाले से दे रहा हूँ, लाल वाले से, ठीक है, समझ जाओगे। लो पी हो गया। अब ठीक है, अब दे अच्छे से, यही आपका एकांतर है, एस पी ऐसे करके जुड़ा रहेगा। यहाँ भी लाओ, यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई पी पी पी, ठीक है। अब चलेगा, अब ठीक है ना। हाँ, इस तरह से बना लेना भाई आपको DNA। ये था वाटसन और क्रिक मॉडल जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसे आराम से बनाइए और बेहतरीन ढंग से समझिए। किसी कोई डाउट? इस एग्जाम में बस समझाने के लिए आपको बताया DNA स्थायी क्यों होता है, इस हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी होता है। अगर हाइड्रोजन बंध ना होता DNA स्थायी ना होता। DNA कितने रज्जुकी होता है? द्विरज्जुकी। ये पहला रज्जुक है, ये दूसरा रज्जुक है। इसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक्चुअली इसे क्या बोलते हैं, ये जो श्रृंखला नीचे वाली क्या बोलेंगे इसे हम न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्या भैया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। कौन श्रृंखला है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। दोनों श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक भैया। अब लीजिए DNA स्थायी क्यों होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है। DNA में कितने बॉन्ड होते हैं? एक होता है हाइड्रोजन बंध, एक होता है फास्फोडाइएस्टर बंध, एक होता है क्या? ग्लाइकोसिडिक बंध। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट और झट से नोट्स में से जरूर कॉपी करेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। हो गया भी इसके शॉर्ट। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना फटाक से आप पढ़ते रहिए बेहतरीन ढंग से। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार बोलता हूँ, मैं आपकी नोट्स कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को लगातार पढ़ते रहिए और नोट्स अपनी बनाते रहिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ठीक भैया, जो भी डाउट हो, जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उस पर बनाऊंगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन इतना फटाक से नोट्स बनाते रहिए, इतना स्क्रीनशॉट लिए फटाक से। ठीक भैया।